कभी आपने सोचा बचपन में सुनी हुई कोई कहानी हो या फिर कोई मूवी हो, वेब सीरीज हो, हमें ना उसकी स्टोरी स्टार्टिंग से एंड टू एंड याद रह जाती, लेकिन हमारी पढ़ाई साला याद ही नहीं होती। चाहे कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो या फिर हमारा फेवरेट कोई चैप्टर हो, और बोरिंग की तो बात ही छोड़ो। तो मुझे समझ आया कि ये सब मूवीज वगैरह के ना हमें स्टोरी की वजह से वो चीजें याद रह जाती। तो मैंने सोचा क्या पढ़ाई को हम स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? एंड मैंने ट्राई किया, यस, माय आंसर इज यस। हम कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे इजीली याद भी कर सकते हैं। तो चलो आज हम रिवाइज करते हैं। ओके, सॉरी, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम एन एंकर एज वेल एज पब्लिक स्पीकर, मनस्वी आगर और सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट ऑल्सो। तो चलो आज हम रिवाइज करने वाला है हमारा पेपर नंबर 2 विच इज द लॉ, उसका चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल thereto। देखो डीडीएलजे तो सबने देखी है ना, तो बस उसी की स्टोरी मैंने बनाई है और ये हम रिवाइज कर रहे हैं। एटलीस्ट आपने एक बार चैप्टर देख रखा है, ठीक है। हमारे स्टोरी का किरदार है राहुल सिमरन। हमारी स्टोरी की टाइटल है, स्टोरी का टाइटल है राहुल सिमरन और एक मस्त न्यू कंपनी। स्टार्टिंग से एंड टू एंड सुनना, सब समझ में भी आ जाएगा, याद भी रह जाएगा, ट्रस्ट। ओके, राहुल सिमरन और एक मस्त न्यू कंपनी। इसमें हमारे 3 कैरेक्टर है, राहुल, सिमरन एंड लॉ। लॉ यानी हमारा लॉ, यस, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, कह लो एकदम इंटेलिजेंट पढ़ाकू दोस्त, ठीक है। वो उनको सब बता रहा है लॉ के बारे में। चलो तो शुरू करते हैं। फॉर्मेशन कैसे होती है कंपनी। राहुल और सिमरन ने सोचा कि अब अपना खुद का बिजनेस बड़ा करेंगे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखेंगे। उन्होंने सोचा कंपनी कैसे बनाए। लॉ, इंटेलेक्चुअल इंसान आया। लॉ ने बोला अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो 7 लोग लाओ, और प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 2 लोग लाओ, और अगर अकेले धंधा शुरू करना है तो 1 से भी काम चल जाएगा। अकेले बोले तो क्या बना सकते हो, ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। अब राहुल और सिमरन ने सोचा हम 2 लोग हैं तो चलो ना प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, ठीक है। देन आता है मेंबर सैलरी। हमारा जो 3 है, मैं साथ में सेक्शंस भी ऐड करूंगी ताकि आपको ध्यान रहे हम क्या पढ़ते हैं। मेंबर सैलरी लायबल इन सर्टेन केसेस, रिडक्शन इन मेंबरशिप, अगर रिडक्शन हो गया तो। अब आता है ट्विस्ट कि लॉ ने पहले ही वार्निंग दे दी, अगर तुम्हारे मेंबर लीगल लिमिट से कम हो गए ना, जैसे प्राइवेट में 2 से 1 हो गया और या फिर पब्लिक में 7 से 6 हो गए, और तुमने फिर भी 6 महीने से ज्यादा धंधा चलाया तो पर्सनल लायबिलिटी की सेफ्टी शील्ड टूट जाएगी। बचे हुए मेंबर्स पर उन सारे पुराने डेब्ट्स की पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी। यानी कंपनी आप फॉर्म करते हो तो कंपनी अलग पर्सन है, आप अलग पर्सन हो, लेकिन अगर आपके मेंबर्स की लिमिट कम हो गई है और फिर भी आपने 6 महीने तक वो बिजनेस चालू ही रखा है तो आप दोनों एक हो जाओगे और आपकी पर्सनल असेट्स उसमें जा सकती है, तेरा घर चला जाएगा। ओके, तो द ओपीसी रूल, 1 पर्सन कंपनी रूल इज, अगर वो ओपीसी बनाते तो उन्हें इनकॉर्पोरेशन 3 फॉर्म नंबर INC 3 में एक नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ती। नॉमिनी बदलना या कंसेंट वापस लेने पर इनकॉर्पोरेशन 4 लेकर सीधा आरओसी के पास है। आरओसी हमारा माई बाप का भाई, वैसे आईसीआई है, इस चैप्टर के लिए आरओसी के पास जाना पड़ता। उसके बाद अब चलो कंपनी बनानी है तो पिलर्स ऑफ द हाउस खड़ी करते हैं। कैसे करेंगे? राहुल बोला पहले घर के नियम और बाहर वालों को बताने के लिए पेपर्स तैयार करते हैं। क्या होगा सोचो, अगर चैप्टर पढ़ा तो आपको पता है एमओ या फिर एओए कुछ तो बात चल रही है, ठीक है। तो उन्होंने एमओए की बात करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच इज सेक्शन नंबर 4। उन्होंने कंपनी का चार्टर या फिर स्कोप बताने के लिए एमओए बनाया जिसमें 6 क्लॉजेस डाले। नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कौन से? नेम, सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, कैपिटल एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ये 6 क्लॉज डाले एमओए में। उन्होंने अपने नाम
अपना नाम रिजर्व कराने के लिए स्पाइस ई प्लस, फुल फॉर्म याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। स्पाइस जो कि इनकॉर्पोरेशन 32 फॉर्म नंबर में सिस्टम चलाया जो न्यू कंपनी के लिए 20 दिन तक वैलिड रहता है। ठीक है, लॉ ने समझाया कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के मुताबिक अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर जाकर कोई काम किया ना, जो ऑब्जेक्ट बेटा उससे बाहर कुछ काम किया ना, तो वो कंप्लीटली वॉइड होगा और कभी भी रेटिफाई भी नहीं हो सकता। ठीक है, वो आप सुधार भी नहीं सकते और वो पूरा वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा। अब बारी आती है एओए की, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन नंबर 5। उन्होंने अंदरूनी मैनेजमेंट के रूल्स चलाने के लिए एओए बनाया। सिमरन ने बोला कि रूल्स को थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर दिया जाए ताकि बाद में कोई इजीली बदल ना सके। लॉ ने बोला बिल्कुल, इसी को एंट्रेंसमेंट प्रोविजन कहते हैं, पर इसके लिए प्राइवेट कंपनी में 100% और अगर पब्लिक कंपनी है तो स्पेशल रिजोल्यूशन ऐसा पास करना पड़ेगा। यहाँ उन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या जो प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को, याद रखो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, यानी अंदर क्या चल रहा है वो अंदर वालों को पता है, बाहर वाले को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ उन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का सहारा मिला जो आउटसाइडर्स को कंपनी की अंदरूनी गड़बड़ों से बचाता है। अब द बिग सबमिशन एंड नोबल कॉज, चलो आगे देखते हैं, सब कुछ समझ आ जाएगा आपको। तो अब यहाँ हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैसे होता है वो समझिएगा। सेक्शन नंबर 7, सारे डॉक्यूमेंट्स एमओए एओए लेकर वो माई बाप के पास चले गए, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास चले गए। उन्होंने सीए, सीएस, एडवोकेट और सारे सब्सक्राइबर से डिस्क्लेरेशन दिया कि हम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे। आरओसी ने खुश होकर उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन COI दे दिया जिसमें एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर भी मिला, CIN यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर उसे कहते हैं। सिमरन चिल्ला उठी, अब हम लीगली जिंदा है, पर लॉ ने कान खींच के बोला अगर गलत या फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन दी ना तो सेक्शन 447 फ्रॉड के लिए लग जाएगा और ट्राइब्यूनल कंपनी को बंद भी कर सकता है। उसमें फ्रॉड से रिलेटेड पूरे लॉ में कहीं भी आए तो सेक्शन 447 पेनल्टी लगा था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में माइक्रोसॉफ्ट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन नंबर 8 की बात करें तो उन लोगों ने बना ली कंपनी, सॉरी आरओसी ने CIN नंबर दे दिया। अब वो रास्ते में जा रहे थे, उन्हें एक दोस्त मिला जो आर्ट, साइंस, कॉमर्स या चैरिटी बढ़ाने के लिए बिजनेस खोलना चाहता था। लॉ ने बोला तुम सेक्शन 8 का लाइसेंस ले लो, प्रॉफिट दोस्तों में नहीं बांटोगे, प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकते आप शेयर होल्डर को, सिर्फ ऑब्जेक्ट में लगाना, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट में लगाना, और अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की कोई जरूरत नहीं। पर ध्यान रहे अगर रूल्स तोड़ा ना तो सीधी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे लाइसेंस छीन लेगी और कंपनी को किसी और के साथ या तो अमलगमेशन कर देगी, अमलगमेट कर देगी या फिर वाइंड अप कर देगी। ओके, अब इफेक्ट्स क्या होता है रजिस्ट्रेशन की। तो सेक्शन नंबर 9, जैसे ही COI मिला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक जादू हुआ, जादू, कंपनी एक अलग इंसान बन गई, सेपरेट लीगल एंटिटी, मेंबर्स अलग हो गए, जिसके पास परपेचुअल सक्सेशन था, मतलब वो चलता ही रहेगा, मेंबर्स चाहे मर जाए। ओके, कंपनी, ठीक है। राहुल के पर्सनल एसेट्स अब सेफ थे क्योंकि कंपनी के उधार लेने के लिए राहुल की पर्सनल लायबिलिटी खत्म, प्रॉपर्टी अब कंपनी के नाम पर। अब हम इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल देखते हैं, विच इज सेक्शन नंबर 10। लॉ ने समझाया, लॉ इंटेलेक्चुअल बंदा, लॉ ने समझाया कि अब रजिस्टर्ड एमओए और एओए एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी को मेंबर्स और मेंबर्स को कंपनी से बांध देता है,
पर इसका किसी थर्ड पार्टी यानी कि आउटसाइडर पर कोई असर नहीं होता, सही ना। एमओए कंपनी और आप दोनों रिलेशन में आ गए। ओके देन इतना खुश मत हो, लॉ पढ़ रहे हो। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सेक्शन नंबर 10A, फाइनल वेरिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं ये लोग। राहुल तुरंत धंधा शुरू करने भागा पर लॉ ने हाथ पकड़ के बोला रुको यार, पहले सारे सब्सक्राइबर से शेयर कैपिटल का पैसा बैंक अकाउंट में मंगवाओ और इनकॉर्पोरेशन के 180 डेज 180 दिन के अंदर आरओसी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का डिक्लेरेशन फॉर्म भेज दो, तभी काम शुरू कर पाओगे, ऐसे ही धंधा शुरू नहीं होता भाई साहब। तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, अब जाते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, अब वो उसने क्या बोला कि आरओसी को डिक्लेरेशन फॉर्म दो, किसका, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो आरओसी की बात करें, आरओसी ने पूछा तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, एड्रेस। आरओसी ने पूछा तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, चिट्ठी कहाँ भेजूंगा। सिमरन ने बोला सर इनकॉर्पोरेशन के 15 दिन के अंदर हम अपना परमानेंट ऑफिस बनाएंगे और 30 दिन डबल 30 दिन के अंदर आरओसी को फॉर्म इनकॉर्पोरेशन नंबर 22 INC 22, देखो 15 का डबल किया ना, इससे 2 बार 2 कर देने का, मैं ऐसे याद रखती हूँ। INC 22 बेचकर अपना पक्का रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाई भी करवा देंगे। वेरीफाई के लिए इनकॉर्पोरेशन 22 एंड 30। उन्होंने ऑफिस के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में कंपनी का नाम और CIN नंबर पेंट करवा दिया। लॉ ने बोला अगर कल को ऑफिस बदला तो 15 दिन के अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर, ठीक है। देन अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, अल्टरिंग सेक्शन नंबर 13 की बात करते हैं। उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, स्पेशल रिजोल्यूशन SR पास किया। SR पब्लिक कंपनी में होता है, आगे आएगा कि वो पब्लिक में जा रहा है, ठीक है। SR पास किया और अपना MOA बदल दिया। MOA बदलने के लिए ऐसा चाहिए ना। अगर उन्होंने पहले IPO से पैसा उठाया होता और वो अनयूटिलाइज्ड होता, यूज नहीं किया होता, तो ऑब्जेक्ट बदलने के लिए उन्हें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके जो बचे हुए शेयर होल्डर्स और बचे हुए पैसे, उन्हें शेयर होल्डर्स को एक एग्जिट ऑप्शन भी देना पड़ता। देखो अगर आप MOA यानी कि ऑब्जेक्ट आपका चेंज कर रहे हो सकता है शेयर होल्डर को आप इन्वेस्ट करने की इच्छा ना हो, तो आपको उन्हें एक एग्जिट ऑप्शन देना पड़ता है। ओके ठीक है। अब है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, इंडोर मैनेजमेंट अंदर की बातें जो होती है उसके लिए, उसको हम अल्टर कैसे कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 14 कहता है। फिर उन्होंने इंटरनल मैनेजमेंट बदलने या फिर कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्ट करने के लिए एक और स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, रिजोल्यूशन भी पास किया और अपना AOA भी बदल दिया। ओके अब अगर रेक्टिफाई कराना हो नाम तो सेक्शन नंबर 16, मिस्टेक हो गई भाई, क्या सब बढ़िया चल रहा था, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा CG का नोटिस आ गया, तुम्हारा नाम मार्केट में पहले से चल रहा है, एक रजिस्टर्ड कंपनी या ट्रेडमार्क से एकदम मिलता जुलता है, चुपचाप हमारी डायरेक्शन, किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के 3 महीने के अंदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल नहीं की है, ऑर्डिनरी निकालो तुम, OR पास करके अपना नाम बदलो। लॉ ने बोला अगर तुमने नहीं बदला, ऑब्वियसली सिमरन और राहुल को ही समझा है, अगर तुमने नहीं बदला ना तो CG खुद तुम्हारी कंपनी को एक नया नाम दे देगा, अलॉट कर देगा और फ्रेश COI भी दे देगा। जा भाई खुश रह, हम भी नामकरण कर रहे हैं। अब कन्वर्सेशन ऑफ कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर, अगर उनको कन्वर्ट करना है प्राइवेट से पब्लिक तो उन्होंने सारे रूल्स फॉलो करते हुए अपनी कंपनी को सेफली बड़े लेवल पर प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया। वो बड़े लेवल हुआ ना पब्लिक का। ओके देन सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी, सेक्शन नंबर 19 की बात करता है। अब सिमरन ने सोचा, क्यों, ये ना थोड़ी चालाक है ब्रो, देखो, तो सिमरन ने सोचा क्यों ना हम अपनी होल्डिंग कंपनी के सारे शेयर्स खुद खरीद कर उनके वोटिंग कंट्रोल्स पर बैठ जाए। चलो लोमड़ी लॉ ने डंडा दिखाकर बोला और रोक दिया, सुनो, एक सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन इसका 3 एक्सेप्शन है। सुनो, अगर तुम किसी डिसीज्ड मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, या फिर कोई ट्रस्टी हो, या फिर तुमने सब्सिडरी बनने से पहले ही
उसके कुछ शेयर्स होल्ड कर रखे थे, लेकर बैठे थे तुम, तो मतलब ये एग्जेप्शन है कि आप तो होल्ड कर सकते हो। और अगर ऐसा है कि आपने पहले से ही शेयर्स ले रखे थे तो आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। आप अब होल्डिंग बन गया, अब आपको नहीं मिलेंगे वोटिंग राइट्स। ओके, अब एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेक्शन नंबर 22। अब बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल डील्स पर सिग्नेचर करने का वक्त आया। लॉ ने बोला अगर कंपनी के पास कॉमन सील है, थप्पा है, तो उसे लगवाओ, नहीं है तो दो डायरेक्टर से साइन करवाओ, जो डायरेक्टर भी नहीं है तो एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी CS मिलकर साइन कर देंगे। जैसे ही उन्होंने साइन किया, डेट लीगली बाइंड हो गया और राहुल सिमरन की कंपनी मार्केट में धूम मचाने के लिए तैयार हो गई। जी हाँ, पता नहीं हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पूरा कवर, मतलब हो गया है कवर, ठीक है। ये एक स्टोरी फॉर्म में था, तो ऑब्वियसली हो सकता है काफी कुछ चीजें मुझसे छूट गई हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में वो ऐड ऑन कर देना। और ये स्टोरी फॉर्म में तो आपने देखा होगा कि इसमें काफी सारी डेज की, मंथ्स की लिमिट आई है, तो वो हम याद कर सकते हैं इस हिसाब से। बाकी पेपर लिखने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड लॉ की लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। ये आपको अपनी हिंदी जो हम बोलते हैं, आप जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज आप बोलते हो, लॉ की लैंग्वेज में बोलो, वर्नाक्युलर लैंग्वेज आप बोलते हो, उसमें अगर आप रिटेन कर सको, ये वो मेथड है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आपको ये चैप्टर समझ भी आया हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।